Assalamualaikum students. Hopefully you all are doing good. These are the timestamps which are also given in description so you could directly reach the required questions. Now question number 10. Vertices of a quadrilateral are U, V, W and X. Four vertices are there. Find midpoints of its sides and prove that figure obtained by joining midpoints consecutively is a parallelogram. क्या करना है इसमें? देखो चार पॉइंट्स हमारे पास गिवन है और ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये चीज ऐसी है कि जिसकी चार साइड्स हैं लेकिन कुछ स्पेसिफिक शेप नहीं दी कि कौन सी क्वाड्रिलेटर है। तो मैं रैंडमली कोई ले लेता हूँ कि चार शेप है, ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स, यू वी डब्ल्यू और ये एक्स ले लेता हूँ। कोई पर्टिकुलर शेप नहीं दी तो मैंने इसलिए कोई पर्टिकुलर नहीं, मैंने क्या ले लिया, इसी तरह की रैंडम ले ली। ठीक होगी बात। अब ये मेरे पास इसी ऑर्डर में नाम भी दे दिए, ठीक है, ये समझ आ गया, यू, इसको कह दिया वी, डब्ल्यू एंड एक्स। अब आगे क्या करना, फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। इन सब साइड्स का क्या निकालना है, मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है, इट्स साइड्स, ये दूसरी साइड होगी, ये तीसरी साइड होगी और ये चौथी साइड होगी। मिड पॉइंट भी निकला है। देन प्रूव दैट फिगर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स। जो फिगर हमें मिलेगी क्या करने से, इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने में कंसेक्यूटिवली। याद रखना है यहाँ पे कंसेक्यूटिवली का मतलब है साथ साथ वाले, ये आपने पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं तो 2, 4, 6, 8 आर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। सिमिलरली कंसेक्यूटिव मिड पॉइंट्स हैं तो कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ वाले। अगर ये हमने एक पॉइंट लिया मिड पॉइंट तो इसको इसके साथ वाले से ज्वाइन किया, उसके साथ हमारा ये आ जाता है, उसके साथ हमारा आ जाता है ये, और उसके साथ हमारा आ जाता है ये। ठीक होगी बात। तो ये आपने जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगा, ये हमने बताना है कि ये कौन सी ये बनेगी, पैरेललोग्राम। ठीक होगी बात। अब पैरेललोग्राम के लिए सिंपल तरीका है, आप सबसे पहले तो ये मिड पॉइंट्स निकालने होंगे। पहले तो चार मिड पॉइंट्स निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप पैरेलल प्रूव करने के लिए ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो आप क्या कर लोगे, दोनों का स्लोप निकाल लोगे, मिड ऑपोजिट साइड्स का स्लोप निकालोगे, वो इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगी, ये चीज, ये जो शेप है ये हमारी पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगी। ठीक होगी बात। उसके अलावा भी तरीका है, ऑपोजिट साइड पैरेलल और उसके अलावा डिस्टेंस फार्मूला भी निकाल सकते हो, वो भी इक्वल होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको एक से ज्यादा करने के मेथड होते हैं, कुछ वेक्टर से हो जाते हैं, कुछ स्लोप से प्रूव हो जाते हैं, कुछ डिस्टेंस फार्मूला से। तो और भी पॉसिबिलिटीज होती हैं, आपकी अपनी चॉइस होती है आप किससे करना चाहते हो। अगर आपको खास तौर पर मेंशन ना हो कि हाँ यूज इट या प्रूव दिस वन बाय वेक्टर्स या बाय स्लोप्स, तो ऐसा मेंशन ना हो तो फिर आपकी अपनी चॉइस होती है। ठीक होगी बात। अब मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले इनके नाम दे देता हूं, ठीक है। यू वी, इसको मैं नाम देता हूं, ये एक मिड पॉइंट है समझो, ए पॉइंट का नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया बी, ठीक है, इसका नाम दे दिया सी और इसका नाम दे दिया डी। ठीक है। अब यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है कि यू वी जो है, यू वी का मिड पॉइंट जो है उसका क्या है, ए है। इसी तरह नेक्स्ट का बी है और सी है और डी है। तो मैंने फिगर सामने इसलिए बनाई है यहां से आपके लिए समझना आसान होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या, सबसे पहले मैं मिड पॉइंट निकालना है, मैंने यू के ए के कोऑर्डिनेट भी निकालने, ठीक है। इसी तरह बी के भी निकालने हैं, सी के भी और डी के भी। ये सॉरी ये हमारा सी, ये हमारा डी है, ठीक है। इसके भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, मिड पॉइंट कैसे निकलते हैं, मिड पॉइंट का फार्मूला। तो मैं पहले मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लेता हूं कि मिड पॉइंट का क्या फार्मूला है, मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू, हम दोनों के x कोऑर्डिनेट ऐड करते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक होगी बात। अब ये x1 y1 x2 y2 ये क्या है और क्या हमने लेने होंगे, ये हमारे पास ऐसे होंगे कि अगर आप फॉर एग्जांपल लगा रहे हो, मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हो u और v का, u और v का अगर फाइंड कर रहे हो तो जो u के कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे पहले आप रख लोगे। फॉर एग्जांपल u के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है हमारे पास, u के कोऑर्डिनेट है 9 एंड 4। सिमिलरली v के कोऑर्डिनेट क्या है, v के कोऑर्डिनेट है -7 एंड 7। ठीक है। तो u के कोऑर्डिनेट हमारे पास जो हो जाएंगे ये 9 और 4, ये हमारे पास आ जाएंगे x1 और ये उसके साथ आ जाएगा y1।
x1 y1, और जो v है जो नेक्स्ट वाला है उसको नेक्स्ट नाम दे दिया, मतलब कि x2, और इसको क्या नाम दे दिया, y2। ठीक होगी बात। मैं पहले प्रोसेस बता रहा हूँ, फिर आगे कैलकुलेशन आसान है। तो आप इन दो को, इन दो पे मिड पॉइंट का यही फार्मूला लगाओगे तो इससे क्या निकलेगा, मिड पॉइंट हमारे पास दिस a विच इज द मिड पॉइंट ऑफ u एंड v, तो ये हमारे पास पॉइंट निकल आएगा, मतलब हमारे पास यहाँ पे a कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं, उसके बाद फिर यही प्रोसेस आपने करना है चारों पे, फिर u, फिर v और w, मतलब v और w पे करोगे उससे पॉइंट b निकल आएगा, फिर नेक्स्ट करोगे, फिर नेक्स्ट करोगे, तो एक एक करके सेम फार्मूला लगाओगे। जब v और w का लगाओगे तो v आपका x1 y1 हो जाएगा, क्योंकि v पहले लिखा हुआ है v w में से, x1 y1 हो जाएगा, और w जो है वो x2 y2 हो जाएगा। ठीक होगी बात। तो यही प्रोसेस कंटिन्यू होगा। मैं आपसे सबसे पहले मिड पॉइंट पहला फाइंड कर ला हूं फॉर ए। सबसे पहले फॉर ए के लिए क्या लगाऊंगा, ए के लिए यहां पे लगाते हैं, हमारे पास x1 y1 क्या डिसाइड हुआ, x1 ये u का 9 प्लस ये हमारे पास x1 आ गया प्लस x2 क्या है जी, -7। सो प्लस फार्मूले वाला भी है, ठीक है, और -7 x2 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली y1 क्या है जी, 4, y1 इज 4, एंड प्लस y2 इज 7, तो आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास निकल आएगा पॉइंट ए पॉइंट, मतलब पहला मिड पॉइंट। 7 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, सो 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 इज 2 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली 4 प्लस 7 क्या आ गया, 11 बाय 2। इसको अगर और सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास क्या बन जाता है, मतलब आफ्टर कटिंग 2 बाय 2 1 आ गया, तो ये बन गया 1 एंड 11 बाय 2। ये मेरे पास आ गया है जी पॉइंट ए। ठीक होगी बात, ये मैंने पॉइंट ए को सेव कर लिया। ठीक है, अब मैंने दोबारा से मिड पॉइंट का फार्मूला लगाना है, यही फार्मूला, यह फार्मूला याद रखना है, ये बार बार यूज होगा। ठीक है, 4 मिड पॉइंट्स क्योंकि निकालने थे, तो यही फार्मूला। अब मिड पॉइंट पे क्या आ रहा है, बी। फिगर से आप करोगे तो आप बहुत इजी निकालोगे, मतलब फिर आपको आसानी से समझ भी आएगा, कोई मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, अब v और w पे मिड पॉइंट का फार्मूला लगाना, v और w पे लगा रहा हूं तो आपके पास पॉइंट क्या निकलेगा, पॉइंट निकलेगा b, पॉइंट निकलेगा b, और ये हमारे पास क्या है, फॉर b। आप इसको मेंशन भी कर सकते हो, फॉर b। अब b के लिए लगाएंगे, ठीक है, जो कि क्या है, मिड पॉइंट ऑफ v एंड vw। ठीक है, इसी तरह पहले a निकाला था फॉर a, वो मिड पॉइंट किसका था, उसके साथ भी लिख सकते हो, वो किसका मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट ऑफ uv, वो uv का था। अब हमने किस पे निकाले हैं, vw पे। अब v और w दोनों की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरा पॉइंट निकल आएगा b। ठीक है, पहले हमारा एक लग गया, अब दूसरा v x1 क्या है, अब x1 होगा जो v के कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन से आपने देखने हैं कि v के कोऑर्डिनेट क्या है, -7, उसका जो x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, प्लस x2 मतलब उसमें आपने दूसरे का कोऑर्डिनेट ऐड कर देना है, दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या है, -4 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा x कोऑर्डिनेट। इसी तरह y1 प्लस y1 क्या है, v के कोऑर्डिनेट, y1 है जी 7। इसी तरह दूसरा w का कोऑर्डिनेट, w का कोऑर्डिनेट लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास -7। ठीक है, उसमें प्लस ऐड करोगे वो आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक होगी बात। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद -7 एंड प्लस माइनस माइनस हो गया, -7 -4, ये बन गया -11 डिवाइडेड बाय 2। और दूसरा क्या बनेगा कोऑर्डिनेट्स, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, 7 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी करोगे तो 0। ये मेरे पास दूसरा कोऑर्डिनेट निकला -11 बाय 2 और 0। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट निकला है, पॉइंट बी निकला है, तो हमारे पास समझो दूसरा मिड पॉइंट निकला है। ठीक होगी बात। अब पॉइंट सी निकालना है, फॉर सी के लिए क्या करेंगे, सी किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ wx, मिड पॉइंट ऑफ wx। ये देखो जरा,
ये W है और ये क्या है X है। इसका मिड पॉइंट क्या है जी, पॉइंट C। अब W के कोऑर्डिनेट हमारे क्या ट्रीट होंगे, W के कोऑर्डिनेट x1 y1 और X के कोऑर्डिनेट वो बाद में आ रहा है तो x2 और y2। ठीक होगी बात। मैं क्वेश्चन से आप डायरेक्टली इसके कोऑर्डिनेट पुट कर रहा हूं, क्या बनेगा, C विल बी इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x1 इज -4, ठीक है, W के कोऑर्डिनेट, प्लस x2 मतलब x के कोऑर्डिनेट वो क्या है 5, उसका x कोऑर्डिनेट, कॉमा इक्वल्स टू देन y1 मतलब x W का कोऑर्डिनेट बन आ गया -7 प्लस x का y कोऑर्डिनेट वो हमारे पास क्या है -5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक होगी बात। जब ये बुक आप सामने रखोगे तो वहां से आप कोऑर्डिनेट ऊपर से आराम से देख लोगे कि W की क्या है, X की क्या है, Y की क्या है, जस्ट वही पुट हो रहे हैं। ठीक होगी बात। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करो, क्या बन गया -4 प्लस 1/2 1/2 देन कोमा -7 एंड -5 क्या बन गया -12/2। इसको भी सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास क्या आ जाता है 1/2 एंड -6। ये हमारे पास आ गया है पॉइंट C। ठीक होगी बात। अब मैंने क्या करना है, यही स्टेप इसी तरह चौथा मिड पॉइंट फॉर डी के लिए अब करना है। ठीक है, डी हमारा किस किस का मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ एक्स और यू का मिड पॉइंट है। ये हमारे पास आ गया x और ये हमारे पास आ गया u। अब इन दो पे फार्मूला लगाओगे, अब x पहले लिखा हुआ तो इसके समझो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1 और u बाद में लिखा हुआ ये 9 और 4, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2 y2। तो दोबारा वही फार्मूला पॉइंट D विल बी इक्वल्स टू, इसका फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 5x1 प्लस x2, इस दोनों के x कोऑर्डिनेट दोनों ऐड किए डिवाइडेड बाय 2 एंड y कोऑर्डिनेट। इसी तरह y कोऑर्डिनेट क्या है कि x के और u के, एक का है जी -4 और दूसरे का क्या है -5 और दूसरे का है +4 डिवाइडेड बाय 2। दोनों को सिंप्लीफाई किया, क्या बन गया, ये हमारा बनता है 14/2, ये हमारा बन जाता है -1/2, ये और सिंप्लीफाई भी हो जाता है, हमारे पास क्या आ जाता है 14/2 7, सो 7 -1/2, ये हमारे पास पॉइंट आ गया है जी डी। ठीक होगी बात। अब आपके पास तमाम मिड पॉइंट्स आ गए। ठीक है, मिड पॉइंट्स हमारे पास आ गया है। अब ऊपर हमने ए बी सी डी सारे मैं यहाँ पे इकट्ठे भी लिख लेता हूँ, क्या बनेगा, सो मिड पॉइंट्स और कौन कौन से आए हैं जी, ए, उसके कोऑर्डिनेट भी लिख देने। ए के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आए थे, सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट 1 था और एक 11/2 था। इसी तरह बी हमारे पास क्या आया था -11/2 और 0, और सी ये ऊपर जो फाइंड हुआ सी क्या है 1/2 एंड -6 एंड डी हमारे पास क्या आ गया 7 एंड -1/2। ठीक होगी बात। ये मेरे 4 मिड पॉइंट्स निकले। अब मैंने करना क्या, अब मैंने जस्ट इन पे स्लोप का फॉर्मूला लगाना है और स्लोप निकालना है। स्लोप आपका क्या होना चाहिए, दोनों ऑपोजिट साइड का पैरेलल होना चाहिए। अब मैं फिगर से समझा रहा हूं जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। मेरे पास 4 पॉइंट्स आ गए, ए बी सी डी चारों आ गए। अब मैंने देखना है कि किस किस का स्लोप निकालना है। ठीक है, उन पे हम स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे और जस्ट उसको देखो जरा। हमने करना ये है, अगर आप गौर से देखो तो ए बी का जो स्लोप है वो आपका एग्जैक्टली किसके इक्वल होना चाहिए, डी सी के। जो डी सी का स्लोप है वही ए बी का, मतलब दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं तो ये दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए और डी सी ही रखेंगे। ठीक है, ए बी और डी सी। इसी तरह अगर आप बाकी स्लोप देखना चाहे तो वो भी इसी तरह ही है। ठीक है, वो क्या है जी, अगर बी टू सी स्लोप है बी टू सी तो यहां से ए टू डी स्लोप, ये दो भी सेम होने चाहिए। अगर आपके ऑपोजिट स्लोप्स इक्वल आ जाएंगे तो आप क्या कह दोगे कि वो क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है। उनके जो मिड पॉइंट्स को आपस में कंसेक्यूटिवली ज्वाइन करें तो एक पैरेललोग्राम बन रहा है। यही चीज हमने प्रूव करनी थी।
ठीक होगी बात। तो मैं क्या करता हूं, अब स्लोप का फॉर्मूला लगाता हूं इन चारों पे, ए बी, ठीक है, बी सी। अब मैं चारों का वन बाय वन निकाल लेता हूँ, ए बी भी निकाल लेता हूँ, इसी तरह बी सी, फिर सी डी, और ये चारों का स्लोप निकाल लेता हूँ, और वहां से प्रूफ कर लूंगा कि हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब स्लोप का फॉर्मूला, सबसे पहले इसमें एक और काम भी कर लो, वो ये कि पहले आप फार्मूला लिख लो स्लोप का, क्योंकि स्लोप आपने बार बार निकालना है, वो भी आपने चार स्लोप्स भी निकालने हैं, चार मिड पॉइंट निकाले हैं, इसी तरह पहले स्लोप का फार्मूला लिख लो। तो स्लोप का फार्मूला क्या है, अगर हमारे पास पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप हो या ग्रेडियंट हो सारे इक्वल होते हैं, विच इज इक्वल टू एम डिनोटेड बाय एम, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये हमारे पास फार्मूला है जी स्लोप का। तो अगर आपने स्लोप निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब मुझे वन बाय वन स्लोप्स भी सारे चाहिए, ए बी का भी चाहिए, बी सी का भी चाहिए, सी डी का भी चाहिए, और डी ए का भी चाहिए। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास एक जिस तरह से एक रफ सी फिगर हमने यूं बनाई हुई थी, ठीक है, तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि अगर आप ये चार मिड पॉइंट से, ठीक है, अगर आप डिस्टेंस, अगर आप इधर से इधर का स्लोप निकाल रहे हो, ठीक है, या इधर से इधर का स्लोप निकाल रहे हो, तो ये आपका स्लोप सेम ही होता है, स्लोप का कोई फर्क नहीं होता, वेक्टर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आप ए बी, फिर बी सी, सी डी, डी ए इस तरह निकाल लो तो ये आपके लिए बेस्ट होगा, कोई इसमें मसले वाली चीज नहीं है। ए बी निकाल रहे हो तो यहां से डी सी निकालना जरूरी नहीं है, सी डी का भी वही होगा, स्लोप में आपकी डायरेक्शन मैटर नहीं करती। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, वन बाय वन पहले ए बी निकालता हूं, फिर बी टू सी निकालता हूं, फिर सी टू डी और डी टू ए, चार स्लोप निकालूंगा। अगर मेरे दो दो स्लोप्स इक्वल आ गए तो मेरे ऑपोजिट साइड्स इक्वल, वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। ठीक होगी बात। अब मैं स्लोप का लगा रहा हूं फार्मूला m का, y2 माइनस वन, मैं पहले स्लोप निकाल रहा हूं, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, मतलब अगर मैं ए बी का लूंगा तो a के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, x1 y1, और b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 y2। ठीक होगी बात। तो यही फार्मूला यहां पे लगाऊंगा, सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब क्या हुआ, y2, इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या रखने हैं, अभी हमने क्या डिसाइड किया है, हमने ये डिसाइड किया है कि हम इसके कोऑर्डिनेट रखेंगे x2 और y2, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 और y1, क्योंकि ये पहले लिखा हुआ। ठीक है, तो y2 मेरा क्या है जी, 0, y2 इज 0, माइनस y1 क्या हुआ है, 11/2, 11/2, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 है, x2 मतलब x2 इज माइनस 11/2 एंड माइनस वन मतलब इसमें से माइनस x1 मतलब -1, इसकी वैल्यू क्या है, -1। सिंप्लीफाई करेंगे क्या बन जाएगा, -11/2 एज इट इज, डिवाइडेड बाय, इस कैल्सियम लो, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इस -1 के साथ, ये बन जाता है -2, 11 -2 -11 -13/2। एक स्टेप डायरेक्ट कर लो, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हैं, ये से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल, सो स्लोप ऑफ ए बी इज 11/13। ये मेरे पास एक स्लोप निकला है, स्लोप ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू 11/13। ठीक होगी बात। अब मैंने नेक्स्ट निकालना है स्लोप ऑफ बी सी, ए बी मैंने निकाल लिया, अब मैं निकालता हूं बी सी। फार्मूला दोबारा वही, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब मैंने b के कोऑर्डिनेट जो है, b के कोऑर्डिनेट उसको क्या रखना है, b के कोऑर्डिनेट को और c के कोऑर्डिनेट का, मतलब b के कोऑर्डिनेट को x1 y1 कर देना है, ये x1 y1 हो जाएगा, और c के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे x2 और y2। ठीक होगी बात। अब कोऑर्डिनेट क्या है, क्वेश्चन में नजर आ रहा है बी के कोऑर्डिनेट, जो हमने मिड पॉइंट फाइंड किए, बी के कोऑर्डिनेट क्या है जी, ये मैंने मेंशन कर दिए बी के और सी के कोऑर्डिनेट जो हमने ऊपर फाइंड किए थे। ठीक है, यहां पे हम पुट करते हैं y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब y2 में से कौन सा माइनस होगा, y1, सो y2 माइनस y1 मतलब -6 -0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 में से क्या निकाल लेंगे, x1, तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस, और फार्मूले वाला भी माइनस और उसकी वैल्यू भी माइनस में है, 11/2, क्या बन गया
सिंप्लीफाई किया, ये बनेगा -6 डिवाइडेड बाई 12/2, ये इससे कैंसिल, ये आ गया 6, 6 और -6 कैंसिल किया, बन गया -1। सो दिस वन इज द स्लोप ऑफ बी सी। बी सी का स्लोप क्या निकला है जी? -1। ठीक होगी बात। अब मैंने ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया, अब मैंने क्या निकालना है? सी डी। ठीक है, स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी निकालूंगा। ठीक है, अब सी के कोऑर्डिनेट वैसे गिवन है और डी के कोऑर्डिनेट भी मैं यहां पे लिख लेता हूं। डी का हमारा लास्ट कोऑर्डिनेट था, तो डी हमारा क्या निकला था? 7 एंड -1/2। अब आप पेयरिंग किसकी कर रहे हो? सी और डी की। स्लोप इसका निकाल रहे हो, तो इसके कोऑर्डिनेट पहले सी वाले की x1 y1 ट्रीट हो जाएंगे और इसके x2 y2 ट्रीट हो जाएंगे। तो y2 माइनस y1, y2 मतलब ये आ जाएगा और उसमें से y1 माइनस, मतलब -1/2 माइनस फार्मूले वाला, और y1 उसकी वैल्यू क्या है? -6 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 इज दिस वन एंड x1 इज दिस वन। कैसे? x2 हो जाएगा 7 -1/2। ठीक होगी बात। इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या बन जाएगा? उसको सिंप्लीफाई करो, ये बनता है -1/2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या निकला है इसको सारा सिंप्लीफाई करो, ये बन गया 13/2 एलसीएम लेने के बाद, इसको से मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम लेने के बाद। और ये ऊपर क्या बना? ऊपर भी एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर सिंप्लीफाई हो गया, बन जाता है 11/2 डिवाइडेड बाय 13/2, ये से कैंसिल, तो हमारे पास क्या निकल आया? स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू 11/30। ठीक होगी बात। ये मेरे पास निकला है सी डी का स्लोप। पहले मैं चारों स्लोप निकालता हूं, फिर उसको आपस में कंपेयर करके वहां से मैं रिजल्ट निकाल लूंगा। ठीक है, लास्ट स्लोप, लास्ट स्लोप हमारा किसका है? लास्ट स्लोप है जी हमारा डी ए का। ए बी, बी सी, सी डी और लास्ट हमारा आ जाएगा डी ए का। स्लोप ऑफ डी ए। ठीक है, अब डी ये है, ए हमने फाइंड किया हुआ है, ए भी हमें पता है शुरू में जो हमने निकाला हुआ है। ए हमारे पास पॉइंट क्या था? ए हमारे पास पॉइंट था जी 1 एंड 11/2, ऐसे ही है। अब इस पे लगाओगे तो डी ए इसके कोऑर्डिनेट है और इसके कोऑर्डिनेट है, इसके हमारे x1 y1 ट्रीट हो जाएंगे और इसके ट्रीट हो जाएंगे x2 y2। तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, वही फॉर्मूला। y2 मतलब इसमें से 11/2 माइनस y1, y1 इज दिस वन, -1/2 डिवाइडेड बाय x2, x2 इसके कोऑर्डिनेट which is x which is 1 and minus this one 7। सिंप्लीफाई किया, ऊपर हम लेंगे एलसीएम, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस लेने के बाद जब एलसीएम लेने से सॉल्व होके जो आएगा वो आ जाएगा 12/2। ये कैलकुलेटर से भी पूरी कैलकुलेशन हो सकती है, तो आप उसी से कर लोगे, कोई इसमें वो जरूरी नहीं है कि एक एक चीज करना। ये से कैंसिल, ऊपर 6 बचा, 6 बाय -6 क्या बना? -1। सो स्लोप ऑफ डी ए, डी ए क्या है हमारे पास? डी ए का स्लोप आया, स्लोप ऑफ डी ए इज इक्वल टू -1। डी ए का स्लोप भी आया, ठीक है, डी ए का स्लोप भी है और ऊपर हमारे पास बी सी का स्लोप भी यही आया था। इसका मतलब ये हमारे पास बी सी का स्लोप भी ये था, ये दो स्लोप आ गए इक्वल। ठीक है, इसी तरह हमारे पास शुरू में स्लोप ऑफ ए बी जो निकला था वो हमारे पास निकला था 11/13 और सी डी भी क्या निकले? स्लोप ऑफ सी डी वो भी क्या है? 11/13। तो ये दो भी क्या है? इक्वल आए। तो अगर दो स्लोप इक्वल हो तो दिस इंप्लाइज दैट, इससे क्या पता चलता है कि आपकी ये जो साइड है डी ए ये पैरेलल है किसके? बी सी के, ये इसके क्या है? पैरेलल है। और आपके इसी तरह इन दो साइड का अगर देखूं तो आपकी साइड ए बी भी पैरेलल है किसके? सी डी के। ये दोनों अगर पैरेलल होगी और अगर दोनों के पेयर पैरेलल हो तो वो पेयर पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होते हैं, अगर पेयर पैरेलल हो। समझाई के बाद अगर चार कोऑर्डिनेट्स हैं तो अगर ये और ये पैरेलल हैं तो और ये भी पैरेलल तो लाजमी बात है वो इक्वल भी होंगे। ठीक है, अगर ये पैरेलल ना हो तो एक इधर एक इधर एक यहाँ पे है। ठीक है, ये दो अगर पैरेलल है, ठीक है, तो ये दो नजर आ रहा है कि ये दो पैरेलल ही नहीं है, पैरेलल नहीं है तो इक्वल भी नहीं हो।
ठीक है, ये दोनों पेयर के लिहाज से बता रहा हूं, अगर पेयर पैरेलल होते हैं तो फिर वो इक्वल भी होते हैं, और यही डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की। दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी मतलब मिड पॉइंट से जो बना है वो एक क्या बना है, पैरेललोग्राम। Now in question number 11 we have to prove that line segments joining the midpoints of two sides of a triangle are half in length of third side। क्या मतलब, एक ऐसी लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन का पार्ट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड। आप एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, ट्रायंगल का तो उसमें जिक्र है क्योंकि ट्रायंगल बनानी है। ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें आप कोई भी दो साइड्स ले लेंगे। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ए बी सी एक ट्रायंगल ली, ठीक है, उसमें मैंने ए सी और बी सी ये दो साइड्स कंसिडर किए और उनके क्या लिए, मिड पॉइंट लिए। D is a midpoint of AC and E is a midpoint of BC। दो मिड पॉइंट ले लिए। अब वो क्या कह रहे हैं कि इन दो मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करो, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ट्रायंगल इज हाफ इन लेंथ ऑफ थर्ड साइड। मतलब उन दो को मिड पॉइंट आपने ले लिए D और E, उनको आपस में ज्वाइन भी कर लिया, तो ये मेरे पास लेंथ क्या बनती है, DE। ये आपकी हाफ होगी तीसरी साइड के। देखो ए सी और बी सी तो यूज हो गया, तीसरी साइड कौन सी बनती है, ए बी। तो हमने क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक ये बात प्रूव करनी है दैट दिस डिस्टेंस डी ई, द डिस्टेंस बिटवीन देयर मिड पॉइंट्स इज हाफ ऑफ ए बी। ये हमने क्या प्रूव करना है, हाफ ऑफ ए बी, ये हमने प्रूव करना है। ठीक होगी बात। इवन कि ये पहले एक थ्योरम भी था और ये हाफ के साथ साथ पैरेलल भी था कि दिस डी ई साइड इज हाफ एज वेल एज पैरेलल टू ए बी, ये पैरेलल भी था। और हाफ जब प्रूव हो जाए तो पैरेलल प्रूव हो जाता है, क्योंकि हमने एक रूल, एक आपको पहले भी एक स्टेटमेंट बताई थी कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो, स्केलर मतलब जिस तरह 1/2 आ गया साथ, उसका एक के साथ 1/2 आ गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो वो दोनों पैरेलल भी प्रूव हो जाते हैं। ठीक हो गया, ये हमने प्रूव करना है। मैं इसीलिए यहाँ पे फिगर आपने एक रैंडम बना ली, ठीक है, और ये हमने क्या करना है, समझो टू प्रूव, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करते हैं। सबसे पहले एक एक चीज निकाल लेते हैं, ए बी भी चाहिए और डी सी भी चाहिए। सिंपल, मैंने क्या काम किया, बिल्कुल सिंपल से थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है वैसे। ए बी और सी इनके पोजीशन वेक्टर्स लिखे हैं, ये ए छोटा है, छोटा बी है, छोटा जो लिखा है ना सी, ये इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं। और इन दोनों का मिड पॉइंट था डी, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सो मिड पॉइंट का फार्मूला दोनों के पोजीशन वेक्टर को ऐड करके 2 पे डिवाइड, इसी तरह दूसरे के पोजीशन वेक्टर को ऐड करके 2 पे डिवाइड। तो ये मेरे पास सारों के कोऑर्डिनेट्स इस तरह से लिखेंगे पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर हमारे पास पॉइंट्स वगैरह ना गिवन हो तो आप पोजीशन वेक्टर से भी काम चला सकते हो। अब मैं ये जो प्रूव करना है इसमें मुझे सिर्फ एक ए बी चाहिए और एक क्या चाहिए, डी ई चाहिए। ठीक है, तो ए बी क्या है, हम शुरू से सबसे पहले चैप्टर में हमने स्टार्ट में एक पढ़ा था कि आपने वेक्टर अगर निकालना हो ए बी, सो इट कैन बी रिटन एज ओ बी माइनस ओ ए। नेक्स्ट, माइनस प्रीवियस, O is only for representation or represent origin whose value is 0 0। तो O हमारे पास उसकी अपनी वैल्यू नहीं है, हमारी B वैल्यू ही यूटिलाइज होगी। और B कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, B वर्टेक्स की B हमारे पास उसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल b के ऊपर। ठीक है, और O का पोजीशन, A का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल a। ये मेरे पास किसकी वैल्यू निकल आई है, A B वेक्टर की। तो एक चीज की तो वैल्यू निकला। आप बेशक इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। दूसरी चीज क्या है, दूसरी है डी। तो डी अगर मैं निकालूंगा तो क्या बनेगा, डी सेम यही उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, डी ई कैन बी रिटन एज ओ ई नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, प्रीवियस इज डी, सो ओ ई माइनस ओ टी। ओ ई मतलब ई के कोऑर्डिनेट, ई का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास ई का कोऑर्डिनेट। किसके इक्वल है जी, कोऑर्डिनेट मतलब ई का जो पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू लिख देंगे। वो हमारे पास क्या है, बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 माइनस ओ डी मतलब ओ की तो रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ यूज होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी क्या आ जाएगा, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक होगी बात, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम आ गया 2, ऊपर क्या बचा, बी प्लस सी
माइनस ए एंड माइनस सी, माइनस की वजह से साइन चेंज, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास सी से कैंसिल, ये सी से कैंसिल, पीछे क्या बचा, बी वेक्टर माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। अब अगर आप गौर से देखें तो b माइनस ए इक्वेशन नंबर 1 में किसके इक्वल है, वेक्टर ए बी के इक्वल, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने क्या यूज किया, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, और आपने यही चीज प्रूव करनी थी। इसको आप इस तरह से लिख लो या आप इसको इस तरह से लिख लो, एक ही बात है, दैट डी ई इज हाफ ऑफ ए बी, यही चीज आपने प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूव्ड। नो क्वेश्चन नंबर 12 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 11। इसमें सिर्फ एक आध स्टेप एक एक्स्ट्रा होगा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम ऐड करेंगे, बाकी ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पे होगा। उसमें ट्रायंगल थी, 3 वर्टिसेस है, इसमें 4 वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाती है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम, सबसे पहले ट्रेपीजियम पहले बल्कि कंप्लीट कर लेते हैं। ट्रेपीजियम इज पैरेलल टू इट्स पैरेलल साइड्स, क्या मतलब, सबसे पहले एक ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम इस तरह की शेप होती है जिसकी कोई साइड भी इक्वल नहीं होती। एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये होती है कि उसमें 2 साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। मतलब यहां पे अगर देखा जाए तो आपकी सी डी वाली जो साइड है, ये वाली साइड और ये साइड, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। इक्वल कोई भी नहीं है, लेंथ में किसी कोई छोटी है कोई बड़ी है, लेकिन आपकी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब वो बात क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने प्रूव दैट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल कौन सी होगी, जिन 2 पे टिक लगा दी वो तो पैरेलल होगी, बाकी 2 बची नॉन पैरेलल साइड, उनकी हमने क्या फाइंड किया, मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स फाइंड किया और उसको आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन। मिड पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, पॉइंट आ गया ई और आ गया एफ, ठीक है। टोटल 4 उसके ए बी सी डी हो गए, उसके पोजीशन वेक्टर्स भी लिख दिया, जस्ट लाइक इन क्वेश्चन नंबर, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। अब आपने क्या किया, मिड पॉइंट भी उसी तरह लिख दिए। मुझे नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, तो ए डी का मिड पॉइंट आ गया है जी ई, और ये ए और डी का मिड पॉइंट है, इसलिए ए प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा इसके वर्टेक्स आ गया, कोऑर्डिनेट्स आ गए। और इसी तरह इसके दूसरे के भी, एफ के भी, बी और सी को ऐड करोगे डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये एफ के आगे। अब मैंने इन 2 को ज्वाइन करना है, मतलब मैंने ज्वाइन करना है इन 2 को, ठीक है। इन 2 को ज्वाइन करने की बात हो रही है, लेकिन आगे क्या बात हो रही है, पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम इज पैरेलल टू पैरेलल साइड्स, मतलब ये जो लाइन बनेगी ये आपकी जो बाकी 2 पैरेलल साइड्स थी, मतलब कि ये साइड और ये साइड इसके भी पैरेलल ही होगी, मतलब जिस पैटर्न में जिस ओरिएंटेशन पे ये नीचे और ऊपर वाली लाइन है उसी ओरिएंटेशन पे ये होगी। अब देखने से यहां नजर आ रहा है कि तीनों ही हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव करना है, ठीक है। अब पैरेलल प्रूफ करने का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपके पास एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल आ जाए, ठीक है, मतलब मुझे अगर u और v को पैरेलल प्रूफ करना है तो मैं u इक्वल्स टू के वी अगर प्रूफ कर दूं, k कोई कांस्टेंट होगा, कोई स्केलर नंबर होगा, या u इक्वल्स टू 3v, u इक्वल्स टू 7v, कोई भी नंबर कांस्टेंट आ जाएगा दूसरे वेक्टर के साथ, एक वेक्टर होगा फिर एक कांस्टेंट होगा और एक दूसरा वेक्टर होगा, तो वो दोनों पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज ये प्रूफ करने का तरीका है। और हम यूज यहाँ पे क्या करेंगे, यूज ये बात भी करेंगे कि आपको क्वेश्चन में ये बात नजर आ रही है फिगर में कि हमारी जो साइड है सी डी इज पैरेलल टू, सी डी इज पैरेलल टू, या इसको तरतीब में लिख लेते हैं ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, वैसे वो भी लिखा जा सकता है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमारी क्या है, दोनों पैरेलल है। ये यहां तक क्लियर नजर आ रहा है कि ए बी जो है वो आपकी डी सी और बेहतर रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास डी सी की डायरेक्शन भी वही हो जाएगी। ए बी किस तरफ है, इस तरफ है, डी सी भी किस तरफ है, इसी तरफ है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि ए बी और डी सी दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है,
ठीक है, ये चीज हमारी फिगर से पता चल रही है। अगर इसके पैरेलल है तो मैं ये लिख सकता हूं कि ए बी जो होगी वो एक स्केलर मल्टीपल ऑफ होगी डी सी के, जो कि अभी कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो वो एक दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो एक जो वेक्टर होगा दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। ठीक होगी बात। तो ए बी विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डी सी। इसी तरह ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं। डी सी इसलिए मैंने पहले बताया था वो भी लिखा जा सकता है, वो भी लिखा जा सकता है कि डी सी इज पैरेलल टू ए बी। सिंपल सी बात है, अगर मैं वेक्टर कहता हूं कि एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल है तो दूसरा वेक्टर भी तो पैरेलल ही है, तो दोनों ही लिखे जा सकते हैं, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको फिलहाल सेव कर लेता हूं, ये मेरा आगे काम आएगा। ये मैंने फिगर से देख के लिखा है कि दो साइड्स हमारी पैरेलल है। अब हमारा टारगेट क्या है? टू प्रूफ ये एक तरह का समझो गिवन आ गया। ठीक है, प्रूफ हमने क्या करना है? प्रूफ हमने ये करना है कि आपकी जो ये साइड आई है जो कि मैंने डॉटेड बनाई है, ये साइड ई एफ को हमने प्रूफ करना है पैरेलल नीचे वाले से भी, मतलब नीचे क्या है साइड ए बी, और दूसरा क्या प्रूफ करना है? एंड दूसरी चीज क्या है? ई एफ, यही ई एफ आपकी पैरेलल होनी चाहिए ऊपर वाली साइड के भी, डी सी के भी पैरेलल होनी चाहिए। ये दो चीजें हमने प्रूफ करनी है, ये दो चीजें प्रूफ करनी है। क्वेश्चन में इन दो की डिमांड की है कि जो सेंट्रल लाइन आई है ये बाकी दोनों जो पैरेलल साइड्स हैं, मतलब कि टॉप और बॉटम वाली, उनके ये पैरेलल होगी। और पैरेलल प्रूफ करने के लिए मैंने लिख दी ये प्रूफ करने, और पैरेलल के लिए वही कॉन्सेप्ट यूज होगा कि एक जो साइड होगा वो दूसरे का स्केलर मल्टीपल आ रही होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फिर आइडिया हो जाएगा किस तरह स्केलर मल्टीपल। मैंने ई एफ को प्रूव करना है ना कि ई एफ उसके बराबर है, तो ई एफ क्या आएगा? देखो ई एफ अगर मैं फाइंड करूं जो कि प्रीवियस में हमने कॉन्सेप्ट में यूज किया है, तो हमारे पास क्या है? देखो गौर से देखो, अगर आप ई एफ है, एक ये फाइंड करना है, एक फाइंड करना है ए बी, इसी तरह दूसरे प्रूफ के लिए भी ई एफ फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है? डी सी। ये दोनों ये सारी चीजें हमने फाइंड करनी। पहले सिंपल वाले फाइंड कर लेते हैं, फिर ई एफ पे आ जाते हैं। ये ए बी हमारा सिंपल है। फिगर से अगर देखो तो ए बी क्या है? ए बी यहां से यहां तक है। सो ए बी के कोऑर्डिनेट सिंपल है, इसलिए कह रहे थे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मतलब दोनों के पोजीशन वेक्टर सिंपल, जो उसकी निस्बत ई और एफ के थोड़े से फिर भी लेंथी है। ठीक है, तो मैंने ए बी लिखूंगा तो क्या होगा? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस ओ बी माइनस ओ ए, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। ओ बी मतलब कि बी के पोजीशन वेक्टर विच इज इक्वल टू बी एंड माइनस ए। ये मेरे पास पोजीशन ये निकला है ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस ए। ये मेरे पास आ गया है इक्वेशन नंबर 2। समझो, इसको मैंने नाम देता हूं क्वेश्चन नंबर 2। ऊपर 1 नाम दे चुका हूं, इसको 2 नाम देता हूं। इसी तरह एक और भी मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए डी सी बी, सिंपल वाला भी चाहिए। एक मेरा ए बी निकल आया और मुझे क्या चाहिए? डी सी भी चाहिए। तो डी सी ये भी मैं निकाल लेता हूं। डी सी क्या होगा? ओ सी नेक्स्ट माइनस प्रीवियस ओ डी, नेक्स्ट माइनस ओ सी कोऑर्डिनेट मतलब सी पोजीशन वेक्टर माइनस डी पोजीशन वेक्टर। ये मेरे पास निकला है पोजीशन वेक्टर ओ डी सी। इसको भी सेव कर लेते हैं, इसको भी नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक होगी बात। अब मैं क्या करता हूं? तीसरी जो कि दोनों में कॉमन है, वो कौन सा पोर्शन है? ई एफ और ई एफ, वो फाइंड करता हूं। वो फाइंड करके दोनों ही वन साइड बाय साइड प्रूफ कर लूं। इस तरफ डीसी वाला पोर्शन चाह रहा है, इस तरफ क्या चाह रहा है? अच्छा, ई एफ आपका क्या है? ई एफ बल्कि इसको मैं इसी तरह ही रहने देता हूं, फिर यूज करना पड़ा तो ई एफ इज इक्वल टू उसी पैटर्न पे होना चाहिए। ई एफ मस्ट बी रिटन एज ओ एफ माइनस ओ ई नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। ओ एफ में एफ के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। एफ के कोऑर्डिनेट क्या है? एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, तो बी प्लस सी ये हमारे पास आ गया, बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। और ई हमारे पास क्या है? ए प्लस डी डिवाइडेड बाय 2। तो मैं पहले क्या लिख लूंगा? बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 माइनस
इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए प्लस डी डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बनेगा, ये हमारे पास आ गया 2 एलसीएम, ऊपर क्या बचा, बी माइनस सी, सॉरी बी प्लस सी एंड देन माइनस ए माइनस डी, माइनस की वजह से क्या आ गया, साइन चेंज हो गया। अब मैं इकट्ठे कर लेता हूं, ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 और जो 3 लिखी हुई है ये मैं सेपरेट सेपरेट बना लेता हूं। क्या, कैसे, b के साथ a की पेयरिंग करता हूं, क्या बनेगा, b माइनस a और फिर c के साथ d की कर लेता हूं, देन प्लस c माइनस d। ये ऊपर यहां पे भी सारे पोजीशन वेक्टर्स हैं तो ऊपर आएंगे, वेक्टर्स भी आएंगे, एरोहेड भी आएंगे, डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट b माइनस ए, बी माइनस ए यहां से किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 से ए बी के इक्वल है। इसी तरह c माइनस डी किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है। तो ये मैं दोनों यहां रिप्लेस करता हूं, क्या बन जाएगा, b माइनस ए कैन बी रिप्लेस बाय ए बी, ठीक होगी बात। इसी तरह c माइनस डी सेकेंड फैक्टर विच विल बी रिप्लेस बाय डी सी, ये दोनों रिप्लेस हो गए इससे। और ये मैंने क्या यूज किया, इक्वेशन यूजिंग, यहां पे मतलब मेंशन कर देता हूं, यूजिंग 2 एंड 3, क्या क्या यूज किया, 2 और 3। अब हमारे पास यहां तक तो ऑलमोस्ट वही काम आ गया जो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अब हमारा डिफरेंट काम आएगा। अब क्या होगा, अब आपका यूज होगा जो इक्वेशन नंबर 1 आपने लिया। इक्वेशन नंबर 1 अगर आप देखें तो क्या ली थी हमने, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास दिस वन, ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू डी सी। ए बी की जगह मैं लिख दूंगा कॉन्स्टेंट इंटू डी सी। तो यहां पे अगर मैं इसकी जगह लिखता हूं ए बी की जगह कॉन्स्टेंट इंटू डी सी प्लस नेक्स्ट डी सी एज इट इज है डिवाइडेड बाय 2। यहां पे मैंने क्या यूज किया, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, मैं लिख भी देता हूं यहां पे। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी कि ए बी इज कॉन्स्टेंट ऑफ डी सी। अगर ये मैं पुट करूं दोनों में से कॉमन ना हो तो क्या कॉमन आएगा, दोनों में से डी सी कॉमन आ गया, ठीक है। पीछे क्या बचता है, के प्लस वन और बाहर हमारा कॉमन क्या आ गया, डी सी, और नीचे क्या है, डिवाइडेड बाय 2। अब आप गौर से ये चीज देखो कि हमारे पास ई एफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये हमारा सारा क्या है, कांस्टेंट है, ये हमारा सारा क्या है, कांस्टेंट, इनटू के भी कांस्टेंट है, प्लस 1 भी कांस्टेंट है, नीचे 2 भी कांस्टेंट है, तो सारा कांस्टेंट। सिंपल सी बात है, आपके पास 4 एक कांस्टेंट नंबर है, 4 में आप 2 ऐड कर लोगे तो 6 आ जाएगा, वो भी तो कांस्टेंट ही होगा, तो ये पूरे का पूरा कांस्टेंट आ जाएगा। तो ई एफ विल बी इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डी सी। और इससे क्या पता चलता है कि अगर एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल हो या स्केलर मल्टीपल हो तो हम इसे क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ई एफ इज पैरेलल टू डी सी। समझ आ गई बात, इस तरह से पार्ट यूज होगा। इसी तरह इसी इक्वेशन में अगर आप ए बी को ना रिप्लेस करो, अब ए बी की बजाय डी सी को रिप्लेस कर लो तो आपका दूसरा प्रूफ भी हो जाएगा। इसी इक्वेशन में आप क्या करो, ये इसी इक्वेशन में आगे मैं पुट कर लूं, अगर ये आपका पहला हाफ प्रूफ हुआ है, यहां तक आपका समझो पहला हाफ प्रूफ हो गया, दूसरा हाफ करना होगा तो ई एफ विल बी इक्वल टू, ए बी को एज इट इज रहने देता हूं और डी एफ की जगह मैं क्या पुट कर देता हूं, ए बी डिवाइडेड बाय के। अब वो डिवाइडेड बाय के आएगा, डिवाइडेड बाय 2। क्यों, सिंपल सी बात है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 निकली, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। यहां से मैं अगर डी सी की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी, यहां से डी सी की वैल्यू निकालूं, डी सी को यहीं रहने दूंगा, डी सी विल बी इक्वल टू के को उधर जाके डिवाइड कर लूंगा तो क्या निकलेगा, ए बी डिवाइडेड बाय के। तो वही मैंने काम किया, इस डी सी की जगह मैंने क्या लिख दी है, ए बी, ये सारा ए बी डिवाइडेड बाय के। तो इसमें से भी उसी तरह ए बी कॉमन ले लूंगा तो पीछे क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाय के, और बाहर क्या कॉमन लिया गया है, ए बी डिवाइडेड बाय
2। बात वही आ जाती है कि दोबारा से हमारे पास आया क्या है, 1/k हो या k हो, है तो कांस्टेंट ही, तो ये सारा दोबारा से कांस्टेंट बन जाएगा और कांस्टेंट इनटू ए बी, कांस्टेंट आ जाएगा और उसके साथ क्या आ जाएगा, वेक्टर ए बी। इससे क्या पता चलता है कि दिस ई एफ इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी, सो दिस इंप्लाइज दैट दिस ई एफ इज आल्सो पैरेलल टू ए बी। ये आपका दूसरी चीज भी प्रूव हो जाएगी। ठीक होगी बात। नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से मुश्किल है, पिछले जो दोनों क्वेश्चन से उससे थोड़ा मुश्किल है, वैसे ये सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस लॉन्ग के लिहाज से। ठीक है, 10 से 9 से ऑनवर्ड जो इस लास्ट 3-4 क्वेश्चन आते हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है। खैर स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। ठीक है, ऑप्शन 2-3 है हमारे पास कि हमने क्या करना है। पहले बल्कि एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं फिर इसकी डिटेल में आते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी होती हैं, साथ साथ वाली जो साइड्स होती हैं, इन सारी शेप्स की, स्क्वायर, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम, कोई भी शेप लें, ठीक है, उनकी जो साथ साथ वाली साइड होगी, जिस तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक कौन सी शेप ली है, पैरेललोग्राम। आप बाकी दो भी ले सकते हो। पैरेललोग्राम इसलिए लिए क्योंकि पैरेललोग्राम आपकी रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम का पार्ट बन जाती है और इसी तरह स्क्वायर भी उसको सेटिस्फाई करती है कि ऑपोजिट साइड उसकी भी पैरेलल होती है। तो मैंने एक पैरेललोग्राम ले लिया। तो पैरेललोग्राम की मैंने दो एडजेसेंट साइड ले ली। एडजेसेंट साइड मतलब साथ साथ वाली साइड। एक साइड मैंने ले ली है ए बी, ए बी का एक पॉइंट ले लिया मिड पॉइंट, क्योंकि हमने उसके क्या लेने हैं, मिड पॉइंट्स लेने हैं। इसी तरह उसके साथ मैंने बी सी एक और साइड ले ली, उसका मिड पॉइंट क्या आ गया, एफ। ठीक होगी बात। अब मैंने किया क्या, सबसे पहले तो ये जो सारी पैरेललोग्राम बनाई है, जिस तरह पिछले पार्ट्स हमने लिए हैं, ये सारे ए बी सी डी विद देयर पोजीशन वेक्टर्स आ गए हैं। और जो हमने मिड पॉइंट लिए हैं, मिड पॉइंट के लिए भी मिड पॉइंट का फार्मूला उसी तरह लगाया है कि ई हमारा मिड पॉइंट था ए बी का, तो वो मैंने क्या किया, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह एफ मिड पॉइंट था बी सी का, तो बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरी फिगर जिस तरह से बनी है। अब ये जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं इनको मैंने आपस में कर दिया ज्वाइन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि इसको आपने ज्वाइन करना है, दोनों मिड पॉइंट्स को, इन शेप्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, यहां तक हो गया काम। डिवाइड्स द कोरिस्पोंडिंग डायगोनल इन रेशो 1:3। इसको हमने क्या करना है कि जो कोरिस्पोंडिंग डायगोनल मतलब जो दोनों डायगोनल बनेगा, अब जाहिर सी बात है दोनों डायगोनल में से एक को तो कट ही नहीं करेगा। मैं अगर इसके डायगोनल ड्रा करता हूं, चलो अगर इसके डायगोनल ड्रा करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा, एक डायगोनल बन जाएगा ये, ठीक है, और दूसरा डायगोनल मेरा बन जाएगा ये दो डायगोनल बन गए। अब यहां पे क्लियर कट नजर आ रहा है कि एक डायगोनल जो बड़ा डायगोनल है वो तो कट ही नहीं कर रहा, वो तो डिवाइड कैसे करेगा, डिवाइड करता है 1:3 में तब जब कट हो रहा हो। जिस तरह से एक लाइन है ये और ये अगर कट कर रही है तो मैं कोई बात करूंगा कि हाँ इसकी जी 1:2 से ये कट कर रही है या कोई भी रेशो से कट कर रही है, तो वो आपकी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो मैं कोई रेशो बनाऊंगा। ठीक है, अगर वो बात कर रहे हैं कि 1:3 में डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब है वो किस डायगोनल की बात कर रहे होंगे, वो बात कर रहे होंगे छोटे डायगोनल की, मतलब बी टू डी जो डायगोनल आ रहा है उस डायगोनल की बात कर रहे होंगे कि इस डायगोनल को, ये जो डायगोनल है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, इस डायगोनल को ये जो लाइन है जो कि मिड पॉइंट वाली लाइन है जिसको इसको मैंने हाईलाइट किया है, ये 1:3 में डिवाइड कर रही है। 1:3 का मतलब इस जहां पे कट कर रही है उसके एक तरफ 1 पार्ट है, एक हिस्सा एक तरफ है और 3 हिस्से दूसरी तरफ है। ठीक होगी बात, 3 हिस्से दूसरी तरफ है, मतलब ये जो आपका बाकी पोर्शन बचा है इस पॉइंट से लेकर, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इससे लेकर डी तक, इस सारे में ये सारे पोर्शन में आपके 3 हिस्से बनने चाहिए। ये हमने प्रूफ करना है इसमें। ठीक होगी बात, ये हमने प्रूफ करना है, ये साथ एक्स्ट्रा लिखा गया इसको छोड़ में। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। तो किस तरह से प्रूफ होगा, 2 से 3 चीजें पहले आपने याद रखनी है, उसके बाद हम इसके प्रूफ की तरफ जाएंगे। सबसे पहला काम एक ये है कि डायगोनल्स ऑफ, एक स्टेटमेंट से लिख देता हूं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम होती है या
पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर कोई भी हो जाए, सबके डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट्स ईच अदर। बाइसेक्ट्स ईच अदर, बाइसेक्ट्स ईच अदर मतलब कि जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये बात कंफर्म है, ठीक है, ये एक थ्योरम भी है और एक स्टेटमेंट भी है। अगर इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास डायगोनल किस पॉइंट पे कट कर रहा है। देखो हमारे जो लेटर यूज हो चुके हैं वो कर लेता हूँ, जो बाकी बचेंगे वो मैं आगे लिख लेता हूँ। ए बी सी डी ई एफ तक हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जहां पे कट कर रहे हैं इसको नाम दे दो, समझो जी का। ये आपका जो जहां पे ये दोनों डायगोनल मीट कर रहे हैं, एक ये भी मीटिंग पॉइंट है, इसको नाम दे दो आप एच का, ठीक होगी बात। अब हमने क्या प्रूफ करना है, प्रूफ तो बात पे आते हैं। पहले हमारे पास इस स्टेटमेंट के मुताबिक डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इस स्टेटमेंट के मुताबिक जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं दोनों डायगोनल, वो इक्वल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर एक हिस्सा इधर बनेगा तो एक हिस्सा इस तरफ बनेगा, इसी तरह दूसरे डायगोनल की तरफ भी एक हिस्सा इधर बनेगा तो एक हिस्सा इस तरह बनेगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स बनाना, और इक्वल पार्ट्स का मतलब है दोनों तरफ रेशो सेम होगी, 2:2 लिखो या 1:1 लिखो, तो फाइनेस्ट जो सिंपलेस्ट रेशो होती है वो 1:1 होगी। ये हमने प्रूव करना है, ठीक होगी बात। ये हमने सॉरी प्रूव नहीं करना, ये हमारे पास गिवन है इस स्टेटमेंट से कि ये दोनों जो पार्ट्स होंगे डी टू जी एंड देन जी टू दिस बी, ये आपके दोनों इक्वल पार्ट्स होंगे। अब इसका फायदा क्या होगा, देखो अगर आपने ये प्रूव करना है कि ये जो रेशो था, ये जो हमारा मेन डिमांड थी वो ये थी, एक हिस्सा इस तरफ होना चाहिए और 3 हिस्से इस तरफ होने चाहिए। 3 हिस्से कैसे प्रूव होंगे, 3 हिस्से ऐसे प्रूव होंगे कि इस डायगोनल के आगे 2 हिस्से, इस डायगोनल के इस तरफ इस पोर्शन में, मतलब जी से लेकर एच तक इधर एक हिस्सा होगा। तो ये टोटल हिस्से इस तरफ कितने बन गए, एच से लेकर इस एच से लेकर ऊपर डी तक, ऊपर की तरफ 1 और 2 टोटल 3 हिस्से बन जाएंगे। 3 हिस्से इधर पहुंच जाएंगे और एक हिस्सा आ जाएगा इस तरफ, तो आपके पास 1:3 पे ये डिवाइड हो जाएगा। अगर इस तरह हम प्रूव कर पाते हैं कि उस तरफ 2 हिस्से उस तरफ है, एक इधर हिस्सा इधर है और एक हिस्सा इधर है, तो वो प्रूव हो जाएगा। क्योंकि अगर इस तरफ 2 हिस्से हैं, देखो ये हमारे पास कितने पार्ट हैं, 2, इस तरफ भी देखा जाए तो एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये होगा, ये भी तो 2 ही बन जाते हैं, तो हमारे पास रेशो दोनों तरफ सेम आ जाती है। और ये थ्योरम, ये स्टेटमेंट हमें क्या बताता है कि दोनों तरफ बाइसेक्ट करते हैं तो दोनों तरफ इक्वल पार्ट आते हैं। अगर उधर 2 हिस्से तो इस तरफ भी 2 हिस्से होंगे। लेकिन इसमें मेन चीज ये प्रूफ करने वाली है, 2 तो इक्वल होंगे, लेकिन ये हमें नहीं पता कि क्या ये भी आपस में 1:1 है या नहीं है, ये हमें बात नहीं पता। तो हम मेन इस बात को प्रूफ करने की तरफ जाएंगे कि ये जो है ना, ये 1:1 है। और 1:1 कैसे प्रूव होगी, 1:1 का मतलब होता है दरमियान में बिल्कुल पॉइंट बनना। इसको मैं अगर रेज करूं तो बिल्कुल दरमियान में पॉइंट बनने का मतलब होगा कि आपका जो जी से लेकर एच तक का पोर्शन है वो आपका हाफ है, और फिर एच से लेकर बी तक का पोर्शन रिमेनिंग हाफ है, ठीक है। ये दूसरी तरह हम क्या कह सकते हैं कि जी से लेकर बी तक जो सारा पोर्शन है उसका हाफ है जी टू एच, ठीक है। मैं क्या कह सकता हूं, अगर मैंने ये प्रूव करना है, वी हैव, हमें टारगेट क्लियर होना चाहिए था, हमने प्रूव करना, वी हैव टू प्रूव जी एच इज हाफ ऑफ जी बी। अगर मेरा ये प्रूव हो जाता है, ठीक है, ये मेरा प्रूव हो जाता है, तो इससे क्या पता चल जाएगा, ये मेरा पहले हमने ये प्रूव करना है, पहले हमने ये प्रूव करना है। इसका फायदा क्या हो जाएगा, इससे ये फायदा हो जाएगा कि अगर जी एच जी बी का हाफ है तो इसका मतलब ये है कि एक हिस्सा इधर आ जाएगा, एक हिस्सा इधर आ जाएगा, हाफ है ना, तो एक एक हिस्सा दोनों तरफ में डिवाइड हो जाएगा, तो एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, तो ये एक हिस्सा और ऊपर वाले 2 से मिला के 3 हिस्से उस ऊपर हो जाएंगे इस एच के, और इस एच से नीचे एक हिस्सा बच जाएगा, तो वो 1:3 वाला पार्ट भी प्रूव हो जाएगा, ठीक होगी बात। तो ये मेरा पहला टारगेट होगा प्रूफ करना कि दैट जी एच इज इक्वल टू 1/2 ऑफ जी बी। दूसरा वाला पार्ट मेरा खुद ब खुद प्रूव होगा। अब इसको प्रूफ करने की तरफ आते हैं, ये इसकी बेशक मैं रेशो हटा देता हूं, ये हमारी फिलहाल करनी पड़ेगी। क्या मैं करता हूं, सबसे पहला काम मैंने लेबलिंग इसमें की हुई है, वो ये करता हूं कि इस जी के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं। जी का कोऑर्डिनेट वैसे क्या होगा,
जी अगर हम देखें तो जी आपके पास क्या क्या बन जाता है, जी हमारा मिड पॉइंट है, जी हमारा मिड पॉइंट है। अगर ये देखें इस बड़े डायगोनल को देखें तो ए और सी इन दोनों का मिड पॉइंट बनना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं मिड पॉइंट के लिए, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ये मैं लिख सकता हूं जी का पोजीशन वेक्टर। ये इसका हमारे पास क्या बनना है, मिड पॉइंट बनना है, तो मैं इसको इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं। ये मैंने जी का भी लेबल कर दिया, ई का भी मुझे पता है, एफ का भी मुझे पता है। अब मैं ये जो प्रूफ करना है इसके लिए मुझे सबसे पहले पैरेललोग्राम एक कंप्लीट करनी पड़ेगी। वो कैसे, जी एच हमारा ये है और जी बी। पैरेललोग्राम ऐसे करूंगा कि मैं ज्वाइन करूंगा, ई से ज्वाइन कर दूंगा इसको, ई टू जी ज्वाइन कर लूंगा, और फिर ई इस जी से एफ को ज्वाइन कर लूंगा। तो अगर आप एक गौर करो तो हमारे पास क्या बन गया, फिगर से, फ्रॉम फिगर, फिगर से हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारे पास एक शेप बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, ई एंड ई जी एफ बी इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास क्या बन गया, पैरेललोग्राम। हमारे पास जिस तरह से बी टू एफ थी लाइन, उसी के पैरेलल मैंने क्या कर दिया, ई टू जी ज्वाइन कर दिया। इसी तरह जो जी ई टू बी लाइन है और उसके पैरेलल मैंने क्या कर दिया, जी टू एफ ज्वाइन कर दी। ये मैंने ज्वाइन कर दी। अब मैं प्रूफ करता हूं, मैंने क्या बताया कि हमारा टारगेट क्या होगा, जी एच इज हाफ ऑफ जी बी। ये मैंने प्रूफ करना है। इसमें सारा मसला किस चीज का होगा, सारा मसला होगा कि मेरे पास जो जी एच है ना, जी एच, उसकी मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं है। देखो आपके पास अगर गौर करो इस पूरी फिगर में, इस पूरी फिगर में ए बी सी डी ई एफ जी, यहां तक हर एक के पोजीशन वेक्टर है, एच का नहीं है। एच आपका ये नहीं कह सकते कि एच मिड पॉइंट है, वही तो हम प्रूफ कर रहे हैं कि क्या एच जो है वो जी बी का मिड पॉइंट है या नहीं, वो तो हमने प्रूफ करना है, वो हम नहीं कह सकते कि वो इसका मिड पॉइंट है। तो एच का आपके पास पॉइंट नहीं है, तो एच का ये जो जी एच की वैल्यू निकलेगी ना, ये निकालनी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, हम डिफरेंट तरीके से निकालेंगे, हम हेड टू टेल रूल से निकालेंगे। ठीक है, ये हम हेड टू टेल रूल से निकालेंगे। किस तरह से, देखो जी एच, जी एच अगर आपने पहुंचना है, जी से एच की तरफ आना है एक वेक्टर, तो आप कैसे जा सकते हो, आप जी से जाओ एफ की तरफ, और फिर एफ से किस तरफ आओ, एच की तरफ आओ। अब मैं इनडायरेक्टली क्यों कर रहा हूं, फिर ये भी बताता हूं। देखो सबसे पहले तो आप पोजीशन वेक्टर यूं लिख सकते हो, आपके पास ये फिगर है कि आपके पास एक जी से एच यूं आ रहा है, मैं एक फिगर बनाऊं, अगर यहां से इधर जा रहा है तो आप ये इस इधर से इधर आओ और यहां से वापस इधर आओ, इस तरह से इन दो के सम की फॉर्म में लिख सकते हो, जी एच और इधर क्या है, एफ है। तो आप जी एच को दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, जी टू एफ एंड देन एफ टू एच। ये आप लिख सकते हो, जी एच कैन बी रिटन एज जी टू एफ एंड देन एफ टू एच। पहला काम ये कर दिया। दूसरा काम इक्वल्स टू राइट साइड पे क्या है, अभी मैं ये प्रूव कर रहा हूं, ये वाला जो है ना, इसको मैंने प्रूव करना है, इसलिए मैंने लिखा वी हैव टू प्रूव, ये हमने प्रूव करना है। प्रूव कैसे होगा कि ये एक्सप्रेशन अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व करूं, वो पूरी सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो मेरा ये एक्सप्रेशन प्रूव हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन प्रूव हो जाएगा तो ऊपर खुद ब खुद मेरे 1:1 बनेगी, तो मेरी 1:3 टोटल आ जाएगी। ठीक है, तो मैं जी एच को कैसे मैंने स्प्लिट किया, और मैं एक क्या कर दिया, मैंने स्प्लिट करके सम उसकी फॉर्म में हेड टू टेल रूल लगा के मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। इसकी भी मैं वजह एक्सप्लेन करता हूं कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं। राइट हैंड साइड भी लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड पे आपको जरूरत नहीं है, राइट हैंड साइड पे आप जी बी को जिस तरह से हम शुरू से पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं कि नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करके हम कर सकते हैं। नेक्स्ट मतलब ओ बी माइनस ओ जी, ये लिख सकते हो, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। और इसमें जरूरी नहीं होता कि ओ जी लिखो, सिंपल कैपिटल बी माइनस कैपिटल जी भी लिख सकते हो, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस लिख सकते हो इसमें। अच्छा, वो हम कर लेंगे, लेकिन राइट साइड में
देखने वाली बात यह है कि देखो जी बी मैंने इस तरह से क्यों कर लिया और वो मैंने क्यों किया, पहले मैं आपको इसकी रीजन बताऊं फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। जी बी में गौर करने वाली बात यह है कि जी और बी दोनों के आपको पोजीशन वेक्टर्स पता है, जी का भी पता है और बी का भी पता है। आप बी में से माइनस करो जी को, उसकी वैल्यूज लिखो तो आपके पास वैल्यूज है ना, वो आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आप जी एच की बार ऐसे करते तो आप किस तरह करते, ओ एच माइनस ओ जी, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करते तो ओ एच, मतलब एच के कोऑर्डिनेट, एच तो हमें पता ही नहीं उसकी वैल्यू क्या डालते। तो ये वजह है हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं, हम उसको एच को किसी ना किसी तरह से खत्म कर रहे हैं। अभी भी अगर गौर करो तो यहां भी अभी भी एच आ रहा था, ये भी एच अभी भी मसला करेगा, तो हम इस एच को भी चेंज करते हैं। इस एच को कैसे करते हैं, जी एफ तो हमारा ठीक है, जी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, जी एफ को जिस तरह से पहले हमने बाकी क्वेश्चन किया है कि एफ माइनस ओ एफ नेक्स्ट माइनस प्रीवियस कर सकते हैं, ओ एफ माइनस ओ जी नेक्स्ट माइनस प्रीवियस कर सकते हैं। बट एफ एच को एफ एच फिगर से देखो, एफ टू एच, एफ टू एच ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन ये है हाफ ऑफ एफ टू ई, ये किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एफ टू ई। फिगर से देखो एफ एच जो है वो हाफ है एफ ई का, ये आपने पिछले थ्योरम में भी इस रिलेटेड चीज पढ़ी है, पिछला थ्योरम ये कह लो या क्वेश्चन कह लो, उसमें भी प्रूफ में भी ये चीज पढ़ी है कि जो आपका ये लाइन होती है जो मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करती है, ठीक है, वो आपकी तीसरी लाइन की एक पैरेलल भी होती है और ये हाफ भी होती है। वैसे ये भी एक एडिशनल थ्योरम था, मैंने इससे पहले भी दो थ्योरम पहले बताया था कि उसमें भी सिर्फ पैरेलल प्रूफ करने के लिए आया था, लेकिन ये हाफ भी होती है। इसी तरह ये भी है कि एफ एच इज हाफ ऑफ एफ ई, इस तरह लिखा जा सकता है। अब देखो हमारा टारगेट पूरा हो गया। टारगेट क्या था, टारगेट ये था कि वी हैव टू रिमूव एच बिकॉज वैल्यू ऑफ एच इज नॉट गिवन, सो वी हैव टू रिमूव एच, एच को किसी ना किसी तरह से खत्म करना है। ठीक होगी बात, तो हम एच को खत्म करें। अब अगर आप देखो तो एफ ई आ गया, एच खत्म हो चुका है। अब हम इसके ऊपर वो वेक्टर वाली फॉर्म लगा सकते हैं कि नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, ठीक होगी बात, तो मैं यहां पे अब वो लगाऊंगा, राइट साइड को सिंप्लीफाई करता हूं, उसकी वैल्यू डाल देता हूं, क्या बनेगा 1/2 ओ बी। ओ बी का मतलब शुरू से बता रहा हूं, ओ रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है कि बी हमने वैल्यू पुट करनी है। बी का पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है फिगर में, बी का पोजीशन वेक्टर इज सिंपल बी, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, सिंपल बी माइनस इसका पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, ओ जी, जी का पोजीशन वेक्टर, जी हमने लिखा हुआ, जी सेंटर है इसका, तो जी जी क्या है, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया जी का पोजीशन वेक्टर। लेफ्ट साइड को और सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओ एफ, ओ एफ मतलब एफ का कोऑर्डिनेट, एफ के कोऑर्डिनेट क्या लिखे अपने बल्कि फिगर में ऊपर क्या देखे, एफ हमने क्या देखा था, एफ इज मिड पॉइंट और उसकी वैल्यू क्या है, बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 माइनस ओ जी, ओ जी, जी की वैल्यू क्या है जी, वही दोबारा से ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये इसकी वैल्यू आ गई। देन प्लस 1/2, 1/2 एफ ई, एफ ई को उसी तरीके से करेंगे जिस तरह हम करते आ रहे हैं कि नेक्स्ट मतलब ओ ई माइनस प्रीवियस, प्रीवियस मतलब ओ एफ, नेक्स्ट में से क्या माइनस कर देना है, प्रीवियस, एफ ई में से एफ माइनस। राइट साइड पे भी सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, क्या बनेगा 1/2 ऑफ, एलसीएम ले तो एलसीएम सारे का क्या आ जाएगा 2, ऊपर मल्टीप्लाई होगा ऐसे भी ये बन जाएगा 2b माइनस ए एंड माइनस सी, ये माइनस अंदर चला गया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ओ ई, ई की वैल्यू अब मैंने पुट करनी है, ई की वैल्यू हमारे पास वैसे क्या है, ये हमारा मिड पॉइंट है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और f की वैल्यू हमने ये b प्लस सी, ये भी हमें पता है कि b प्लस सी डिवाइडेड बाई, तो मैं वो दोनों रिप्लेस कर रहा हूं और इसको भी सिंप्लीफाई कर रहा हूं। इसका एलसीएम क्या आता है, इसका एलसीएम आता है 2 और ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा b प्लस सी माइनस ए एंड माइनस सी, देन प्लस 1/2 ओ ई, ओ ई अभी मैंने बताया कि इसका मिड पॉइंट है, ओ ई मतलब ई, ई की वैल्यू क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस ओ एफ,
एफ हमने यहाँ पे ओ एफ की वैल्यू पुट की थी, क्या थी, बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 2 से आ गया 4 और ये बन जाता है 2b माइनस ए माइनस सी। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारा ये से कैंसिल, ठीक है, ये हमारा ओवरऑल क्या बना, b माइनस सी माइनस ए सॉरी डिवाइडेड बाय 2 एंड देन प्लस 1/2, इस सारे का एलसीएम लो तो क्या आ जाता है 2 एलसीएम, ऊपर क्या बचा a प्लस बी माइनस बी एंड माइनस सी, माइनस की वजह से साइन चेंज, ये से कैंसिल, नीचे 2, ये आपका एज इट इज आ जाएगा 1/4 एंड 2b माइनस ए माइनस सी। अब इसका भी एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा जी एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 2 से मल्टीप्लाई तो हमारा ओवरऑल एलसीएम आ गया 4 आपका ऊपर जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या बनेगी 2 इंटू बी, बल्कि 2 मैं डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई ही कर लेता हूँ, फर्स्ट वाले से बनेगा तो 2b माइनस 2a, ये सारे का एलसीएम 4 आया, ये 2 इंटू 2 4 बन गया, सारे का एलसीएम जब 4 लेंगे 4 ऊपर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इससे 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला और 2 आगे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b माइनस 2a, देन प्लस जब इससे 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा इन दोनों 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर क्या बचेगा a माइनस सी इज इक्वल टू एज इट इज 1/4 2b माइनस a माइनस सी। इसको सिंप्लीफाई करो क्या बनता है 2b माइनस ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए बन गया, तो हमारे पास बचा है जी 2b माइनस ए एंड माइनस सी डिवाइडेड बाय 4 और ये भी क्या है 2b माइनस ए माइनस सी डिवाइडेड बाय 4, दोनों साइड्स हमारे पास क्या आ रही हैं सेम आ रही है। सेम आने का मतलब ये है कि जो हमने रिजल्ट लिया था वो इक्वल प्रूव हो गया है, और रिजल्ट हमने क्या लिया था ये हमने यहां पुटिंग की थी दैट GH इज हाफ ऑफ GB, GH दिस इंप्लाइज दैट, हम क्या कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट GH इज हाफ ऑफ GB, अगर GH GB का हाफ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फिगर में GH यहां से नजर आ रहा है कि ये हमारा पॉइंट G है, इसको मैं इधर भी दोबारा G लिख देता हूं, GH जो है वो अगर हाफ है GB का तो ये रेशो क्या बन जाएगी 1:1, और इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला अगर हम इसी फिगर से रिजल्ट निकालें तो इससे हमें ये पता चलता है कि आपका DH ये D ये वाला पॉइंट है, H ये वाला पॉइंट है, DH की रेशो HB से लें, या HB ऊपर रख लेता हूं, HB ये वाला पोर्शन छोटा पोर्शन की रेशो अगर लें D to H तो क्या बनेगी HB की तरफ सिर्फ एक पार्ट आएगा और DH की तरफ D to H वो दो ऊपर वाले पार्ट आएंगे और एक मतलब D to G दो पार्ट आ जाएंगे एंड देन G to H भी एक पार्ट आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 1:3। यही चीज हमने प्रूफ करनी थी।